प्यारे बच्चों, आपके अपने सुरेंद्र राज फिर क्लास 12 के एक नई वीडियोज़ के साथ में फिर से आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। और इसमें जो आपके पास अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो डिस्कस किया था, लास्ट वीडियोस थी उसके पहले, उसमें था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस वाला, और उसके बाद वाली वीडियोज़ में मैंने क्वेश्चन 1 to 3 तक कवर अप कर दिया था। आज मैं क्वेश्चन 3 to ऑनवर्ड यानी क्वेश्चन 4 से लेकर के देखते हैं कहाँ तक वीडियोज़ मुझे अलाउड करती है, तो वहाँ तक करने की कोशिश करता हूँ। और जल्दी ही ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होने के बाद फिर मैं 3rd चैप्टर की तरफ मूव करूँगा। और बोर्ड की तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा टाइम लॉस न करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे स्ट्राइक कर रहा हूँ सीधे। अभी कह रहे हैं अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपके पास 12 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। अभी कह रहे हैं उसके बाद हैज़ अ चार्ज ऑन द 1.6 इंटू 10 raised to power -7 इसमें जो चार्ज है आपके पास, जो चार्ज आ रहा है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे है चार्ज। ठीक, इसके किस पे है? सरफेस पे चार्ज है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब आपको क्या क्या निकालना है? फर्स्ट तो आपको निकालना है इसका जो ए पार्ट है, इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। बी आपको निकालना है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। E इक्वल्स टू एट सरफेस, जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया सरफेस के ऊपर, जस्ट आउटसाइड का मतलब उस चीज़ पे। और C है आपके पास E18 फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सेंटर, मतलब इसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे निकालना है। ठीक है, पहला केस अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पर, पहला केस क्या कहीं यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है, एक पॉइंट है P, इस पे बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट वो ऑलरेडी Q पे बात कर रहा है। और तीसरा पॉइंट इसका जो 18 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे कर दिया, ये 18 सेंटीमीटर है, इस पे बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। 3 केसेस हैं, फर्स्ट केस P पे, सेकंड केस Q पे और थर्ड केस R पे। ठीक है, आपको ये चीज़ें निकालनी है इसमें। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन जा रही है पहले हम इसको देखते हैं। ये सारे सेंटीमीटर में, ध्यान रखना आपको किस में सॉल्व करना है, मीटर में रख के सॉल्व करना है। आपको ये हमें से रिमेंबर करना है, इसको किस में, मीटर में रख के सॉल्व करना है, न कि सेंटीमीटर में रख के सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम चलते हैं ए पार्ट। इसका सॉल्यूशन है ए पार्ट, एज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड at surface of a sphere, at charge is uniformly distributed at the surface of a sphere। ठीक है, अब इसमें तो क्या होगा कि दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये हो गया आइदर, क्योंकि अगर ये होलो स्फीयर है तो इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है इनसाइड में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को जनरेट कराएगा। ठीक है, तो तो क्या हो गया, इट विल जनरेट इक्विपोटेंशियल surface inside the sphere, inside
द स्फीयर। एक तो ये हो गया। अब कितना बचेगा, E इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन ऑफ डेल्टा L। यहाँ पे था आपके पास R, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो गया, E इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन तो आपके ये होगी कि इसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास, तो दिस इम्प्लाई दैट E इज इक्वल्स टू 0। इनसाइड वाले में इसका चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, 0 हो गया। एक तो कंडीशन आ गई क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हो गया। हाँ, हो सकता है आपको कभी ऐसा भी बताया जा सकता है कि इसके अगर चार्ज सरफेस पे है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड ऑफ इट, ये ऐसे भी हो सकता है एज एंड। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसका दूसरा ऑप्शन है और एज देयर इज no charge inside the sphere, so E is equals to 1 upon of 4 pi epsilon naught and Q upon of R square। तो यहाँ पे Q कितना है, 0, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन से इससे में भी आप क्लियर कर देगा। अब दोनों कॉन्सेप्ट ठीक हैं बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट इसमें ठीक हैं। अगर आप इसको इससे भी करें तब भी आपकी सिचुएशन ठीक आती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का था, तो इसलिए इसको पोटेंशियल से सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो तब यहाँ पे मैंने कह दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को जनरेट कराएगा, ठीक है। अब आती है बी पर, हम बी पर आते हैं। बी पर कहाँ पे है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। कहाँ पे हो गया, जस्ट आउटसाइड द सरफेस का मतलब हो गया ई सरफेस पे, ई सरफेस पे हो गया क्लियर। यानी इसको हम बात करते तो यहाँ पे ई सरफेस का मतलब हो गया ई क्यू पर, ई क्यू पर है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ई क्यू पे निकालता हूँ तो कितना आ गया बच्चों, ई क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना बचेगा, Q अपॉन ऑफ R स्क्वायर। और निकालना क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसने कहा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, ये मत सोचना पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q कितना है, Q है आपके पास 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁷। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है शायद, इसका जो Q था वो कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁷, ये था 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम इस पे चार्ज, ठीक है। और अपॉन Q तो इतना हो गया, R स्क्वायर कितना था, R स्क्वायर इसका रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको 12 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन ऑफ 12 इंटू 10⁻⁴। बच्चों मैं इसको पहले ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, 9 इंटू 1.6 अपॉन ऑफ 12 इंटू 10⁻⁴। इसको ये रिमूव कर दिया तो यहाँ पे और एक 10 लग दिया मैंने, और यहाँ पे कितना है 10 इंटू 10⁻⁹ और ये हो गया -7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 3 3 जा और 3 4 जा 12, और ये बचेगा 4 4 जा 16, और ये हो गया 4 3 जा 12, और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास, इक्वल्स टू क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 10⁻⁹ -7, 10⁻⁻9 और -7, ये थोड़ा सा हॉस्पिटल होगा, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, इक्वल्स टू 10⁻⁹ -7, और ये वाला ऊपर गया, ये बचेगा यहाँ पे प्लस, तो -3, तो ये बचेगा +3। तो कितना आ सकता है इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर आ सकता है इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 7, और ये हो गया 13, नहीं ये बचेगा 12, है ना। 12 में से 7 गया, कितना बचा आपके पास, 5, कितना बचा बच्चों, 5 आ गया। 12 में से 7 गया तो कितना बच गया, 5, है ना। तो 10⁻⁴ कितना हो गया, 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, ये बचेगा आपके पास Q,
ई क्यू पर आ गया, ठीक है। और वहाँ पे इसका आंसर आया था 0, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब मैं चल रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा था, इसका सी पार्ट कह रहा है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब अब मुझे निकालना है ई आर, कितना निकालना है बच्चों, ई आर मुझे निकालना है, ई आर मुझे फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही लॉजिक होगा, Q इक्वल्स टू कितना बचेगा, एट ई इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड Q अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ये हो गया 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 18 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे डिस्टेंस में कितना लूँगा, 18 लूँगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना 18, तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया 18 इंटू 18 दो बार लिख दिया है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया इक्वल्स टू 9। अच्छा, यहाँ से इसको हटा दिया तो यहाँ पे मैंने एक जीरो और बढ़ा दिया। अब इसको देखो 9 इंटू 16 अपॉन ऑफ 18 इंटू ऑफ 18 ये बच गया, फिर इंटू 10⁻9 माइनस ऑफ 7, ये ऊपर जाएगा तो प्लस ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 9 2 जा ये हो गया, 2 8 जा ये बचेगा, और 4 जा और ये बचेगा 9। तो 4 अपॉन ऑफ 9 इंटू 10⁻। अब इसको देखो यहाँ पे कितना हो गया 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13, तो ये हो गया 13 माइनस कितना हो गया 8। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 9 4 जा 36 पॉइंट, फिर 4 जा 36, 4 4 आते चले जाएगा इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इसका जो ई क्यू आ गया आपके पास, जो इसका ई आर आया है, ई आर कितना आ गया इक्वल्स टू 4.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बच्चों ये इसका आंसर आ चुका है। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, ई आर, यानी इसके सरफेस के आउटर साइड पे कितना आ रहा है। तो चलो इसका आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर कितना आ सकता है। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2.4, पहले का आंसर 0 बिल्कुल सही है दोनों केसेस में। दूसरे का आ रहा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और नेक्स्ट आ रहा है 4.4 इंटू 10⁻4। ओके यहाँ पे ये ठीक है। ये वाली कंडीशन कितनी होगी आपके पास, 4 यहाँ पे 0.4 आएगा तो ये बचेगा 0.4, ये आ गया आपके पास 0.44 सॉरी, और तो ये बचेगा आपके पास 4.4 इंटू 10⁻4, ये आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। होप दैट ये लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लें और इसको एक प्रॉपर नोट्स बना लें, क्योंकि एनसीईआरटी के पूरे नोट्स हैं, नोट्स प्लस ऑफ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, अभी मैं एग्जाम्पल की तरफ मूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल तो उसका सॉल्यूशन है ही, तो शायद आप कर ले जाएंगे। अगर उसमें ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूँगा। तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी करते रहें, और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इस पे चल रहे हैं। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स हैज़ द कैपेसिटेंस 1 पिकोफैरेड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव वाला, और दूसरे में मैंने इसमें इसी के बीच में मैंने कौन सा नेगेटिव वाला बना दिया है। इसी के बीच में मैंने नेगेटिव वाला प्लेट बनाया। ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव 1 2 3 4, और दूसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज जनरेट कराता हूँ। तो कितना हो गया 1 2 3 और 4। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 आपको विजिबल नहीं हो रहा है उस साइड में। हाँ ठीक है, ओके। और ये हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इनके बीच में एयर है, इसके बीच में आपके पास एयर है, एंड कैपेसिटेंस इसका जो C है, इसका जो कैपेसिटेंस है जो आपका C आ रहा है, C है आपके पास
8 पिको फैरेड, 8 पिको फैरेड। इसका मतलब हो गया 8 इंटू पिको का मतलब होता है 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, ये गिवन है। एंड मीडियम है एयर, इसका जो मीडियम है वो क्या है, एयर, एयर में रखा हुआ है इसको, मीडियम में है आपके पास एयर, मतलब इसका मतलब इसकी परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। अब इसके बीच का जो कैपेसिटेंस है, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हमने डी कर दिया, इसको हमने डी कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूं तो आपका कितना आ जाएगा, इसका जो कैपेसिटेंस होता है एस कैपेसिटेंस इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ डी, ये हो गया। ये तो आपका फॉर्मूला था, ये क्या था, फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ये वाला। ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट बचा। अब इसमें ये कह रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ वापस, अगर हमने इस कैपेसिटेंस की डिस्टेंस हाफ कर दी, अब इस कैपेसिटेंस की डिस्टेंस मैंने हाफ कर दी, यहाँ से केस 2 था, इसमें 1 2 3 4 चार्जेस थे, और इसके डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, ये सिर्फ इतना कर दिया, ये यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने पहले इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर दिया था। तो अब इसमें जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस बची यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, वो आपकी d/2 बची, d/2। और इसमें जो आपने जो कैपेसिटेंस रखा है इसने, उसमें एक मीडियम पर रख दिया है, इसने कैपेसिटेंस का मीडियम किस में रखा, एक मीडियम पे रख दिया कैपेसिटेंस। ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज था 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो था मीडियम है के, आपके पास इसमें आपने मीडियम रख दिया डाइलेक्ट्रिक के इक्वल्स टू 6, के इक्वल्स टू कितना है 6, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है 6। अब इसमें देखिए, एक तो ये हो गया एयर के लिए C0। अब मैं यहाँ पे कर दूँ एंड C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन ऑफ d/2, d/2। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया, ये आपके पास कौन सा आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसने क्या है कि तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है आपके पास, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन हाफ। आपको C निकालना है, मतलब अब कुल मिला के आपको क्या निकालना है, इसमें C को फाइंड आउट करना है। अब C कितना होगा, तो इसमें मैं करता हूँ यहाँ पे एस C is equals to A epsilon naught upon of D upon 2. This implies that C equals to 2A epsilon naught K upon of D. K upon of D, ये 2 ऊपर चला गया बच्चों, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये एप्सिलॉन नॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे के क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, के डाइलेक्ट्रिक। अब कितना हो गया C इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो कितना बचेगा, C इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चों C इक्वल्स टू, इसमें से 2K और फिर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ D, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ डी। अब ये कितना हो गया, C इज इक्वल्स टू 2K इंटू ऑफ C0। अब यहाँ पर ये C0 की वैल्यू आपको गिवन है, तो कितना हो गया, C इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 इंटू ऑफ C0 है 8 पिको फैरेड। तो आंसर पिको फैरेड में ही था, मैंने पिको फैरेड में रख दिया, तो कितना बचेगा, और 96 पिको फैरेड मिल जाएगा इसके पास, आपके पास C। तो इसका जो आंसर है वो C इक्वल्स टू 96 पिको फैरेड आ गया। कितना है बच्चों, C इक्वल्स टू 96 पिको फैरेड, ये आपका आंसर आ चुका है। देखो एक डाइलेक्ट्रिक में डालने पर इतना का इसका कैपेसिटर इतना बढ़ जाता है, ठीक। अब इसको चेक करें इसमें 96 पिको फैरेड बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब ये कह रहा है 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर आपके पास 1 2 और 3 कैपेसिटर हैं, इसको इसने सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। ये कितना बचेगा, 1 ये और 2 और ये और 3,
सबका है, इनका जो कैपेसिटेंस है वो है 9 पिकोफैरेड। कितना है? इसका भी है 9 पिकोफैरेड, 9 PF ये भी है, 9 PF ये भी है। अब मैं सबको PF में आंसर निकालूंगा, 9 PF ये भी है। अब इनको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज़ में, इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक। अच्छा, अब इसका जो सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन था उसमें क्या होता था आपके पास? हाँ, लास्ट टाइम में जब मैं लेक्चर का वीडियो डाल रहा था इसमें मुझसे थोड़ी सी मिसिंग हो गया था, मैंने उसको उसी वीडियो में उसको करेक्ट कर दिया था बिना उसको रेज किए हुए। तो मैंने आपसे उसमें स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट भी की थी कि इस वीडियो को हम आप लोग यहाँ से भी कंट्रोल करके देख सकते हैं। और तो अब यहाँ पे कितना हो गया? इसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है वो आपका V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3 इक्वल्स टू V होता है टोटल। और अब हमारे पास यहाँ पे क्या था? और C इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V था। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या हो गया? Q अपॉन ऑफ C बचेगा। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में Q आपका कांस्टेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में Q कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं? Q अपॉन ऑफ C, मैं सीधे इसको प्रूव कर रहा हूँ। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ C1 एंड प्लस ऑफ Q अपॉन ऑफ C2 एंड प्लस ऑफ Q अपॉन ऑफ C3। तो इसका लास्ट में आंसर कितना गया? Q कॉमन लेके सब कैंसिल, तो ये बचेगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन ऑफ C2 प्लस 1 अपॉन ऑफ C3। अब बताओ कितना हो गया? 1 अपॉन ऑफ 9 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 9 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 9 हो गया। आया? अब उसके बाद इसी को मैं यहाँ से, अब थोड़ा सा स्पेस है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जगह बच जाएगी। तो ये बचेगा 1 अपॉन ऑफ C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये कितना बचेगा? 3 अपॉन ऑफ 9। तो इक्वल्स टू इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो कितना हो गया? 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 3 हो गया। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 पिकोफैरेड। उसमें मेरा ये भी क्वेश्चन आया था। अब इसमें जो C इक्वल्स टू हो गया और जो कितना हो गया? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3 पिकोफैरेड। अब इसमें मैंने आपको जो बताया था उस दिन कि जो इक्विवेलेंट होता है वो सबसे छोटे से भी छोटा होता है। पहला केस तो ये हो गया। और दूसरा केस इसमें दिया हुआ था, व्हाट इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द इज़ कनेक्टेड 120 सप्लाई वोल्ट। तो ये तो आपका ए पार्ट हो गया बच्चों, ये आपका ए पार्ट है। अब इसके बी पार्ट में कहना चाह रहे हैं ये, अब इसके बी पार्ट में इसके बी पार्ट में कहना चाह रहा है आपको पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास वाइट बोर्ड में नहीं है और इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे NCERT में क्वेश्चन रीड करके करना पड़ रहा है। और इसमें मुझे पोटेंशियल निकालना है हर एक उसकी कंडीशन में, C इक्विवेलेंट पे निकालना है। तो अब ये बचा, इसमें ये कह रहा है कि हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना होगा। अब पहले मुझे चार्ज कांस्टेंट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है बच्चों? चार्ज कांस्टेंट होता है। तो चार्ज के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। और चार्ज कितना आएगा इसका? एस, अब यहाँ पर है V इक्वल्स टू 120 वोल्ट। बी पार्ट मैं इसको B के लिए यूज़ कर रहा हूँ, यह हमें दिया हुआ है। और C इक्विवेलेंट आ चुका है हमारे पास, C इक्विवेलेंट आ चुका है। C इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? 3 पिकोफैरेड आ चुका है। कितना आया? 3 पिकोफैरेड। अब हम आपके पास चार्ज कितना होगा? Q इक्वल्स टू, आपको Q निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? आपको Q फाइंड आउट करना है। बिना Q के नहीं आ सकता। अगर आपका Q आ जाएगा तो हर एक उसमें आपके कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अब फिर से देखते हैं। तो नाउ एज C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V, तो दिस इम्प्लाई दैट Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना था? 3 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू ये था आपके पास 120। तो कितना गया? 48, नहीं सॉरी 12 3 36 इंटू 10⁻⁻12 वोल्ट। ये हो गया -12 वोल्ट। ये हो गया। फिलहाल इतना तो मेरा चार्ज आ चुका है अभी। अब मैं इसको अभी कुछ और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसने पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस इन ईच कॉम्बिनेशन, ईच रजिस्टर। अब सब में सेम है, तो एज C1 इक्वल्स टू, नाउ पोटेंशियल V1 इक्वल्स टू V1
V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। क्यों? चार्ज कांस्टेंट है और सब में कोफिशिएंट आपका जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या है? इक्वल है। तो अब ये कितना बचेगा? एंड V1 इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ C1, ये बचेगा। और V2 इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ C2 और V3 इक्वल्स टू कितना बचेगा? Q अपॉन ऑफ C3, ये बच गया। Q अपॉन ऑफ C3 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे और क्या कंडीशन आ गई। तो V1 इक्वल्स टू बच्चा आपके पास बच्चों V1 इक्वल्स टू Q कितना था? 36 इंटू 10⁻⁻12 वोल्ट और कैपेसिटेंस कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये हो गया। अच्छा ये Q सॉरी यहाँ पे Q आपका कूलम हो गया, ये बचेगा आपके पास कूलम Q और ये बचेगा आपके पास कैपेसिटेंस फैरेड, ये बच गया। ठीक है, अब इसमें से ये कैंसिल हो गया और इसमें से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? 40। तो ये कितना बचेगा? V1 इक्वल्स टू 40 वोल्ट। तो सिमिलरली तो 10 यहाँ पे कितना हो गया? V1 यहाँ पे बचेगा V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू 40 वोल्ट। ये आपका आंसर आ चुका है। हर एक उसमें आपका 40 वोल्ट का क्या मिलेगा? 40 वोल्ट का कैपेसिटेंस मिलेगा हर एक कंडीशन के लिए। तो इसलिए और देखो इन सब का समेशन क्या होगा? 120 आएगा। तो 120 प्लस अगर हम मल्टीपल चॉइस में करें तो पोटेंशियल सेम है, चार्ज भी सेम ही होगा और क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट है और आपका पिकोफैरेड सेम है। तो 120 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो तब भी कितना आ गया? MCQ के लिए हम सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कितना हो गया? 140 वोल्ट। ये बच्चों आपका आंसर है। अब इसमें आपके पास कोई कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्योंकि वीडियो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, वीडियो की लेंथ काफ़ी हाफ आवर की हो जा रही है, इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट्स करते रहें। हाँ, क्वेश्चन को कॉपी करते समय सॉल्व करते समय NCERT की बुक अपने सामने रखें, उससे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं। हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें और उनको भी बताते रहें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। टिल देन ओके, बाय बाय।